तो पार्टी राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहती है। आपने उन राज्यों में भी बीजेपी का चुनाव प्रचार और काम करने का तरीका देखा है जहां बीजेपी की ताकत कम होती है, वहां पर बीजेपी बहुत आक्रामक तरीके से अपना पूरा चुनावी प्रचार बनाती है, पूरी मेहनत करती है। तो उत्तर प्रदेश तो वो राज्य है जहां पर बीजेपी को 2017 में एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला था। राम मंदिर जो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, उस दौर में भी बीजेपी को उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी जो बीजेपी को 2014 के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली। तो पार्टी की अब पूरी ये कोशिश है कि 2017 को दोबारा दोहराया जाए। जिस तरीके का बड़ा मैंडेट मिला था उसी तरीके का मैंडेट 2022 में लाया जाए तो राजनीतिक चर्चाएं जरूर होंगी। और दूसरी जो लगता है कि कोविड को लेकर के, क्योंकि पूरे देश की वो एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, जो दूसरी लहर आई थी कोविड की, उस दौरान पूरे देश ने देखा कि किस तरीके का कहर बरपा, तो कैसे राज्य सरकारों ने उस पर काम किया और क्या केंद्र से किसी और तरह की मदद की जरूरत है, इन सब चीजों पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन मूल रूप से ये राजनीतिक मुलाकात है जो पहले से शेड्यूल भी बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है चूंकि कोविड के प्रोटोकॉल्स के कारण पिछले काफी समय से कोई बैठकें नहीं हो पा रही थी और अब चूंकि चुनावी साल एकदम सामने दिखाई दे रहा है तो इस तरीके के बैठकों का दौर और ज्यादा भविष्य में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए कुल मिलाकर इसीलिए ये मुलाकात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में क्योंकि मुलाकात इतनी हो नहीं पाई, लेकिन अब पहुंचे तो 3 बड़ी मुलाकात ये होनी है। विक्रांत, इस पर नजर भी होगी, लेकिन जल्दी से जरा बता दीजिए कि आपसे थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं दिल्ली। उसके बाद सबसे पहला कार्यक्रम तो अमित शाह से उनकी मुलाकात का है। जेपी नड्डा से वो कब मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है 3:30 बजे के करीब यूपी सदन पहुंच जाएंगे, जहां हमारे सहयोगी अमित पांडे हैं, वो दर्शकों को बताएंगे वहां की पल पल की जानकारी जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और उनका कुछ ही मिनटों का वहां का कार्यक्रम है, वो वहां पर बैठेंगे, कुछ देर आराम करने के बाद वो वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मिलने का उनका कार्यक्रम है, वहां पर वो पहुंचेंगे। सभी मुलाकातें, जो भी मुलाकात होंगी, चाहे वो गृह मंत्री के साथ हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष के साथ हो या प्रधानमंत्री के साथ जो कल होनी है बैठक, तीनों ही बैठक में मुख्यमंत्री अकेले ही जाएंगे और अकेले ही 1-to-1 बातचीत होगी। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हालांकि कहा यह जा रहा है कि आज ही मुलाकात हो सकती है, क्योंकि 4 बजे की जो उनकी बैठक है उसके बाद का अभी कोई कार्यक्रम सामने मुख्यमंत्री का नहीं आया है। उन्हें आज रात को दिल्ली में ही रुकना है, तो हो सकता है उनकी बैठक बीजेपी अध्यक्ष के साथ भी आज ही हो जाए। हालांकि उसका शेड्यूल अभी सामने नहीं आया है। और उसके बाद कल दोपहर को लंच से पहले, भोजन से पहले उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ होगी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। एक दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने एक बार फिर दोहराया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं और काफी सोच विचार के बाद ही वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद पहले कई बार आपसी बातचीत में कह चुके थे कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि एक लंबी विरासत कांग्रेस पार्टी से इनके परिवार की जुड़ी रही है। हमारे साथ में है जितिन जी, क्या वजह है कि ये जो मुश्किल थी कांग्रेस से बीजेपी में जाना, आसान कैसे हो गया? नहीं, ये निर्णय कठिन तो था ही जी। इसका 3 पीढ़ियों का साथ हो किसी पार्टी से तो जाहिर है कि बहुत लंबे सोच विचार के बाद लोगों से मंत्रणा, समर्थकों से राय और खुद की भी अंतरात्मा इस निष्कर्ष पे पहुंची कि मुझे ये फैसला उठाना पड़ा। लेकिन बार बार ये सवाल उठा कि आप पहले नाराज़ थे, आपको एक प्रभारी पद भी दिया गया बंगाल में, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है युवा नेताओं से, पार्टी आला कमान का, चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें या कांग्रेस नेतृत्व की बात करें? देखिए, मैं ये बता सकता हूँ कि ना मैंने कोई सौदे की राजनीति की है, जो दिया है उसका धर्म निभाया है। और अब जब मैंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से जो मैंने महसूस किया और मुझे लगा कि जो वैचारिक सिद्धांतिक मतभेद हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तब जाके मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो एक सही माने में एक राष्ट्रीय दल है, संस्थागत दल है, उसमें सभी का समायोजन है और प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो आने वाले पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं समझता हूँ सबसे उपयुक्त है और
तभी मुझे ये स्थान भी मिला इस परिवार में, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि बहुत नुकसान नहीं होगा पार्टी को जितिन प्रसाद के जाने से, कितना फायदा बीजेपी को होगा आपके वहां जाने से। और दूसरी चीज़, आपने जो ब्राह्मण चेतना को लेकर इधर हाल के वक्त में मुहिम चलाई थी, उसका भी फायदा हुआ। एक आपकी अपनी पहचान बनाने में, आप केंद्रीय मंत्री रह चुके, लेकिन आपने एक नया रास्ता भी तय किया था कांग्रेस के अंदर। क्या उसको भी सपोर्ट पार्टी के अंदर से नहीं मिला जो आप चाहते थे कि सपोर्ट मिले? सपोर्ट कितना मिला कितना नहीं मिला ये सब जग जाहिर है, आप पता कर लीजिएगा। उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर मेरा प्रयास यही रहेगा कि मेहनत के आधार पे मैं कार्य करूं, और जो समाज के लोगों को ज़रूर मैं एक संरक्षक के रूप में, एक संस्था ब्राह्मण चेतना परिषद थी उसमें आमंत्रित किया जाता था, और प्रयास था कि उनके हितों की रक्षा, अन्याय के खिलाफ आवाज़, और जहाँ कोई सहायता हो सके। और अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद मैं और उपयोगी साबित हो सकता हूं और उनके कार्य करने। एक संक्षेप में सवाल करूंगा, अंतिम सवाल है आपसे, कि आपने कहा कि बीजेपी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी है, और ये बार बार आप लोग भी कहते हैं आपसी बातचीत में कि डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए कांग्रेस को मजबूत होना भी ज़रूरी है, जैसे बीजेपी विपक्ष में मजबूती से अपने आप को रखती थी जब आप यूपीए सरकार में थे। कहाँ कांग्रेस की कमजोरी है, क्या कुछ करना चाहिए? ये मैं सवाल कांग्रेस के पूर्व नेता के नाते आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, एक नेता के तौर पे पूछ रहा हूँ। नहीं, अब तो ये तो बात सही है कि एक सशक्त विपक्ष जरूरी होता है एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए, और दुर्भाग्य कि वो आज नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस की कमियां और उसके बारे में अगर आप मुझसे परसों पूछते तो मैं आपको रोड मैप बनाता। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, और पूरे लगन से प्रयास ये रहेगा कि मैं कैसे इस संगठन को और इसके नेतृत्व को मजबूत तो परसों करूं। तक कांग्रेस, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जितिन प्रसाद थे, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और ये साफ कहना है कि जो उनकी उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी से, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और काम से प्रभावित होकर। कैमरा पर्सन रंजन के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अब जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की तरफ से भी बयान सामने आया। मुझे इस बात पे जरूर आपत्ति है कि जिस पार्टी को आप कहते थे कि 3 डेकेड में जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ था, और उसके मंच से आप बीजेपी को रोज गाली देते थे, सांप्रदायिक बताते थे, एंटी नेशनल बताते थे, आज वही पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हो। आपत्ति मुझे इस बात पे है, क्योंकि इसका मतलब आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में और पॉलिटिक्स में जब तक आप आइडियोलॉजी के आधार पे आगे नहीं चलोगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रसाद पॉलिटिक्स है। आपको याद होगा कि हरियाणा में शुरुआत हुई थी आया राम गया राम की, तो अब आप इस स्थिति पे पहुंच गए हैं, तो नाउ वी आर इन प्रसाद राम, प्रसाद पॉलिटिक्स। बड़ी खबर, राजस्थान